तो गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों का जो स्टोन का डिस्कशन वाला लेक्चर रह गया था उसमें हम लोगों ने कुछ टेस्ट के बारे में जिक्र किया था, लेकिन कल बारिश की वजह से उसको वहीं तक ही हम लोग एंड कर दें। तो हम लोग अब आगे चलते हैं उससे आगे। तो पहले हम लोग यहाँ से टेस्ट जो होता है ना, वो टेस्ट शुरू से हम लोग देखते हैं। तो टेस्ट कैसे करते हैं, तो जो हमारा स्टोन होता है उसका स्ट्रेंथ जानने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी जानने के लिए, फायर के मतलब वो तो हमारा प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जितने टाइप के उस पे किए जाते हैं स्टोन की हार्डनेस, बियरिंग रेजिस्टेंस, टफनेस ज्ञात करने के लिए या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो सब टेस्ट के माध्यम से हमको पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहीं से, टेस्ट के टेस्ट यानी टेस्ट ऑफ स्टोन। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट होता है उसके बारे में हमको मोटे तौर पर बस जानना है कि हम टेस्ट क्यों करते हैं और टेस्ट का आईएस कोड क्या है। इसके बाद वो तो टेस्ट तो हमारा जानते हैं कि जो टेस्ट होता है वो लैब में संपन्न होता है, तो उसके लिए हमको लैब जाना होगा। लेकिन यहाँ पे बस मोटे तौर पे हम लोग टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जिन लोगों ने रिवाइज किया है उसको बहुत ही यहाँ पे क्लियर होता जाएगा, बहुत कुछ यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे, बिल्कुल उसमें क्लियरिटी आती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्टोन होता है उसका हम लोग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्यों किया जाता है? स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, यानी जब उस पर कंप्रेसिव लोड आएगा तो वो कितना सह सकता है, उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। तभी तो उसका यूज कहीं करेंगे इंजीनियरिंग वर्क में। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्यों करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए। तो ये टेस्ट का जो आईएस कोड होता है वो 1121 यानी 1121 पार्ट 1, 1121 पार्ट 1 यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का आईएस कोड है 1121 पार्ट 1। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा स्टोन होता है ना, उसका जो शेप होता है वो क्यूबिकल होता है, उसका जो साइज होता है वो 50 इंटू 50 इंटू 50 का होता है, क्यूबिकल होगा। और ये जो टेस्ट करते हैं ये इसमें यूनिवर्सल मशीन होती है, उस पर हम लोग ये टेस्ट करते हैं। तो इतने साइज का स्टोन लेते हैं और उस पर लोड लगाते हैं। जो इस पे लोड लगाते हैं वो एक फिक्स लोड लगाते हैं कि 140 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से इस पे लोड लगाया जाता है उस मशीन द्वारा। और जिस लोड पे फेल होता है तो उसी को हम स्ट्रेंथ उसका ज्ञात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ निकाल के जिस लोड पे फेल होगा तो वहां पे हमको हो जाएगा फेलियर लोड अपॉन एरिया, जितना एरिया का रहेगा फेल होगा तो यहाँ से हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो गुड बिल्डिंग स्टोन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 1000 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, 100 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए, 100 न्यूटन एमएम से कम नहीं होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। तो यहाँ से हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जान लिए। अब इसके बाद हमको बात करना है ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट ये भी स्टोन का टेस्ट करते हैं, ये फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए। इस कोड का आईएस कोड है जो 1121 पार्ट 2 है। तो ये लोड जैसे बीम में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बीम रहता है उसके नीचे पिलर्स रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो लोड आता है तो बीम क्या करता है, ऐसा फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ उसका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा साइज होगा वो 50 इंटू 50 इंटू 200 का रहेगा और इस पे जो लोड करेंगे वो 2 किलो न्यूटन प्रति मिनट की दर से इस पे लोड लगाएंगे। तो ये भी जिस लोड पे जितना लोड ये बियर कर पाएगा तो इसको हम लोग निकाल देंगे 3WL/2BD²। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ स्टोन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग तीसरा जो टेस्ट इसमें करते हैं, तीसरा टेस्ट क्या है? तीसरा टेस्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए करते हैं आईएस 1121 पार्ट 3 के अनुसार। तुरंत इसके बाद आ जाएंगे शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ आईएस 1121 पार्ट 4 के अनुसार यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट करते हैं शियर स्ट्रेंथ या लेटरल फोर्स ज्ञात करने के लिए ना, शियर स्ट्रेस ज्ञात करने के लिए। तो इसका कोड है आईएस 1121 पार्ट 4। तो अब हम लोग ने 4 टाइप का टेस्ट देखा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट और इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और शियर स्ट्रेंथ टेस्ट। इन चारों में जो आईएस कोड होता है ना आईएस 1121 होता है, लेकिन इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से कंप्रेसिव, ट्रांसवर्स, टेंसाइल और शियर के हिसाब से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3
हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग तुरंत देखेंगे पांचवा टेस्ट जो हमारा होगा वो इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट क्यों करते हैं, तो अब तुरंत इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस ज्ञात करने के लिए, स्टोन की टफनेस ज्ञात करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। वो जो करते हैं जिस मशीन से, उस मशीन का नाम होता है पेज इम्पैक्ट मशीन। पेज इम्पैक्ट मशीन, पेज इम्पैक्ट मशीन से करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। वो जो टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्ट इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं क्या ज्ञात करने के लिए, टफनेस ज्ञात करने के लिए। टफनेस ज्ञात करने के लिए हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। इसका जो आईएस कोड होता है, ये आईएस कोड है 5218 आईएस कोड याद रखिएगा, ये मेन होता है। यानी इम्पैक्ट टेस्ट का 5218 ना। और इसमें जो हमारा आना चाहिए, जो इसका मतलब टफनेस आनी चाहिए, वो 19 ब्लो से ज्यादा आएगी तो हमारा स्टोन अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 0 और 17 के बीच में आएगी तो मीडियम रहेगा, लेकिन 0 और 5 के बीच में आएगी तो हमारा स्टोन जो होगा बैड होगा, मतलब जो उसकी टफनेस होगी वो बैड क्वालिटी का होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग तुरंत करेंगे अब्रेजन टेस्ट। अब्रेजन टेस्ट करते हैं बियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, बियरिंग रेजिस्टेंस यानी हार्डनेस ज्ञात करने के लिए। ये टेस्ट जो किया जाता है वो डॉली टेस्टिंग मशीन से किया जाता है। इसका जो आईएस कोड होता है वो आईएस कोड होता है 1706-1972, 1706-1972। इसका आईएस कोड मेन है, इसको याद कर लीजिएगा। जो अब्रेजन टेस्ट है इसका आईएस कोड है 1706-1972। और इसमें जो मशीन यूज करते हैं डॉली टेस्टिंग मशीन या लॉस एंजल मशीन। डॉली टेस्टिंग मशीन या लॉस एंजल मशीन से हम लोग इसका स्टोन का क्या ज्ञात करते हैं, बियरिंग रेजिस्टेंस या हार्डनेस ज्ञात करते हैं। ठीक, इस टेस्ट में बियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मतलब मशीन होती है जो डॉली टेस्टिंग मशीन पर हम लोग 25x25 साइज का, जो हमारा साइज होगा 25x25 mm का स्टोन, उसको रख देंगे और उस पे जो कि लोड लगाएंगे 2 kg न्यूटन से लोड लगाएंगे। और वो मशीन जब रोटेट होगी यानी 28 आरपीएम जो उसकी घूमने आरपीएम से, और क्या होगा कि उस पे जो पहला लोड रहेगा, जो मतलब पहला वेट रहेगा, और जब वो घूमेगी उसको घुमाएंगे हम लोग कितने राउंड, 1000 राउंड घुमाएंगे तो उसके मतलब वेट में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो वहां से हम लोग इसका हार्डनेस बताएंगे। जो सबसे ज्यादा हार्ड होगा ना, उसमें उसका जो आएगा मतलब वेट में कमी आएगी, वो भी कम आएगी। ठीक, तो वही रॉक की ज्यादा मतलब वो है जो रॉक सॉफ्ट होगा, यानी जो स्टोन सॉफ्ट होगा। ठीक, तो हमको इतना नहीं जानना, बस इसके बारे में जानना है। इसका मेन क्या है कि अब्रेजन टेस्ट क्यों करते हैं, बेयरिंग रेजिस्टेंस या हार्डनेस ज्ञात करने के लिए। इसका आईएस कोड क्या है, तो इसका आईएस कोड है अभी मैंने बताया 1706-1972 अब्रेजन टेस्ट। इसके बाद तुरंत हम लोग करना है ट्रिजन टेस्ट। ट्रिजन टेस्ट क्या करते हैं, ट्रिजन टेस्ट का जो आईएस कोड होता है, ट्रिजन टेस्ट का जो आईएस कोड होता है वो होता है 2386 पार्ट 4, 2386 पार्ट 4। ये हमको याद करना है कि ट्रिजन टेस्ट का जो आईएस कोड होता है 2386 पार्ट 4। इसमें क्या करते हैं, ट्रिजन टेस्ट करते हैं क्यों, ट्रिजन टेस्ट क्यों करते हैं, ट्रिजन टेस्ट का स्टोन की हार्डनेस और टफनेस ज्ञात करने के लिए। इसका मतलब कि अगर हम ट्रिजन टेस्ट करें ना, तो वहां पे इम्पैक्ट टेस्ट और अब्रेजन टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये जो टेस्ट किया था डेवल टेस्टिंग मशीन से किया जाता है, डेवल टेस्टिंग मशीन से करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना कि इसमें सिलेंड्रिकल बॉक्स बने होते हैं, उनमें 25 kg क्या करते हैं, स्टोन के छोटे छोटे ग्रेन्स यानी टुकड़े को भर देते हैं, जिसकी साइज 60 mm होती है, उसको भर देते हैं। अब क्या करते हैं कि भरने के बाद वो 30 आरपीएम के रेट से घूमता रहता है और वहां 9000 चक्कर करते हैं। तो उसमें वेट में कुछ ना कुछ कमियां आएंगी, तो वो 2% से अगर कम है, 2% से कम है तो हमारा अच्छा है, अगर 2% से ज्यादा है या 3% है तो मीडियम है, और इससे ज्यादा है तो मतलब हमारा बैड क्वालिटी का इसका जो आएगा हमारा ट्रिजन वैल्यू वो खराब है। तो यहां से हम लोगों ने देखा अब्रेजन टेस्ट और ट्रिजन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, सबका आईएस कोड हमको बस याद रखना है। आईएस कोड के अनुसार इसमें कौन कौन से टेस्ट किस लिए करते हैं स्टोन का, तक बताया आप। इम्पैक्ट टेस्ट मतलब स्टोन की टफनेस ज्ञात करने के लिए, और जो इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं वो पेज इम्पैक्ट मशीन से करते हैं। और ट्रिजन टेस्ट जो करते हैं वो बियरिंग रेजिस्टेंस तथा हार्डनेस दोनों ज्ञात करने के लिए करते हैं। और इसका जो कोड है वो 2386 पार्ट 4 है। और ये टेस्ट डेवल टेस्टिंग मशीन से किया जाता है, लेकिन जो हमारा अब्रेजन टेस्ट है डॉली टेस्टिंग मशीन से या लॉस एंजल मशीन से करते हैं। इसका जो कोड है वो 1706 और 1972, इतना याद रखना। इसके बाद हम लोग तुरंत करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, मतलब जल अवशोषण टेस्ट, परीक्षण।
जल अवशोषण परीक्षण करेंगे, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में बस हमको ये है, गुड बिल्डिंग स्टोर का जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए वो 5% से ज्यादा नहीं होती, यानी अपने वेट से 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने वेट से 5% से ज्यादा नहीं, अगर 5% से ज्यादा है इसका मतलब वो जो वाटर है ना वो बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जो कि ठीक नहीं है। तो 5% से ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग तुरंत करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब का IS नहीं है तो इसलिए नहीं बता सकते। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करेंगे। इसके बाद तुरंत हम लोग आएंगे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे। सॉरी वाटर एब्जॉर्प्शन और हाँ, जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है इसका जो IS कोड है वो 1124 है। और इस टेस्ट में हम लोग ये वाटर के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जानते हैं 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.5 से 3 पॉइंट तक जनरली सभी स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिसका यूज हम लोग इंजीनियरिंग वर्क में करते हैं। इसके बाद हमको तुरंत करना है यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट या साउंडनेस टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का जो IS कोड है वो 1126 है। इस टेस्ट में क्या करते हैं ना कि एक छोटे से क्वाइन जैसा एक स्टोन ले लेते हैं, स्टोन को पानी में डुबा देते हैं, मतलब ये टर्बोडिटी पे आधारित है। टेस्ट जो होता है वो गंदलापन पे आएगा, मतलब जितना ज्यादा गंदा होगा तो उससे हमको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये टेस्ट करेंगे। इसके बाद एसिड टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे फ्रीजिंग टेस्ट, थाविंग टेस्ट ना। एसिड टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे HCl है उसको 1% सांद्रता के साथ उसको 3 दिन तक उसी क्वाइन के समान स्टोन लिए उसको सांद्रता के साथ उस घोल में रख देंगे 3 दिन के लिए, या फिर Na2SO4 के साथ 18 घंटे के लिए रख देंगे 5% सांद्रता के साथ। तो ऐसे ही लोग हम लोग करेंगे, एसिड टेस्ट करेंगे। अब इसमें जो इसके वेट में जो प्रारंभिक वेट होगा, यानी जो हमारा प्रारंभिक वेट होगा और जो इसके बाद एसिड के बाद आएगा, मतलब जो घोल से निकालने के बाद जो टेस्ट आएगा उसके वेट में जो कमियां होंगी उससे हम लोग पता कर लेंगे। इसके बाद अब तुरंत हम लोग करेंगे फ्रीजिंग एंड थाविंग। फ्रीजिंग में क्या करेंगे, बर्फ उसको पानी में डाल देंगे, इसके बाद 12 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे फ्रीज होने के लिए। फ्रीज होगा, फिर इसके बाद उसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसके वेट में कमी देखेंगे। 5 बार साइकिल कंप्लीट करने के बाद एवरेज निकाल लेंगे इसका। इसके बाद हम लोग तुरंत करेंगे, ये टेस्ट किया मतलब थाविंग टेस्ट, फ्रीजिंग टेस्ट। इसके बाद हमको ड्यूरेबिलिटी भी टेस्ट कर लिया, मतलब हम लोग कौन कौन सा टेस्ट किया, कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट ना, आप काउंट करिए, कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। इसके बाद हम लोग ने किया था ट्रांसवर्स टेस्ट। इसके बाद हम लोग टेंसाइल टेस्ट। इसके बाद शियर स्ट्रेन टेस्ट। इसके बाद इम्पैक्ट टेस्ट। इसके बाद अब्रीजन टेस्ट। इसके बाद अट्रीजन टेस्ट। अट्रीजन टेस्ट के बाद हम लोगों ने किया था वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इसके बाद हम लोगों ने किया था ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बाद हम लोगों ने किया था एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट के बाद हम लोगों ने किया था क्या, फ्रीजिंग एंड थाविंग टेस्ट। यहाँ के बाद हम लोग का सारा टेस्ट खत्म हो जाता है। तो टेस्ट करते हैं सभी स्टोन का। हम लोगों ने ये जो टेस्ट करना है ये हमको लैब में करना है, ठीक। तो यहाँ से हमारा टेस्ट, स्टोन का टेस्ट खत्म होता है। अब सीधे बात आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन। स्टोन की प्रॉपर्टी या स्टोन का गुण क्या होना चाहिए या देखने में कैसा लगता है, उस हिसाब से हमको प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, पहले अपीयरेंस के आधार पर, देखने के आधार पर जो हमारा कोई स्टोन होगा ना वो उसका जो कलर होना चाहिए वो लाइट कलर होना चाहिए। मतलब जो डार्क कलर होता है ना समय के साथ फेड कर जाता है, तो हमारे स्टोन का कलर जो होना चाहिए वो लाइट कलर होना चाहिए। जो उसका स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है ना, स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि जिससे स्टोन बनाया ना तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा ना, तो जो अंदर स्ट्रक्चर मतलब अंदर में जो कणों का अरेंजमेंट होता है ना उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जहाँ पे टेक्सचर की बात आएगी तो जब स्टोन को काट के उसको साइड से देखेंगे तो जैसा दिखेगा वो इसका टेक्सचर होता है। तो टेक्सचर हो सकता है स्मूथ हो, पोरस हो ना, ग्लासी हो, सिल्की हो, ये हमारे स्ट्रक्चर हो सकता है। रफ हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेक्सचर हो जाएगा। लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर भी कई टाइप्स में होते हैं। जैसे कंपैक्टेड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, मतलब जिनमें क्या होता है, जिनमें जो कणों का अरेंजमेंट होता है वो कंपैक्ट मतलब काफी मतलब एक साथ आपस में ज्यादा जोड़ के बने होते हैं, उनको कंपैक्टिव कहते हैं। जैसे वेस्कुलर हो गया, वेस्कुलर किस में पाया जाता है, इग्नेशियस रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वेस्कुलर होता है, इसमें रेट ऑफ कूलिंग हाई होने के कारण होता है वेस्कुलर ना। इसके बाद हमारा हो जाएगा एंग्लोमेरेट स्ट्रक्चर, मतलब जिनमें राउंडेड पार्टिकल्स मिलके जिन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, यानी जिन
स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसको कांग्लोमेरेट स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब राउंडेड पार्टिकल मिलकर। इसके बाद हमारा हो जाएगा ग्रैनुलर, इसके बाद हमारा हो जाएगा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है ना, एक ही साइज के या यूनिफॉर्म साइज के कण आपस में जुड़कर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद हमारा हो जाएगा फॉर्फिरेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। फॉर्फिरेटिक में क्या होगा, लार्ज साइज के कण आपस में मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, लार्ज साइज के कण आपस में मिलकर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग देखा स्ट्रक्चर और टेक्सचर क्या होता है। स्ट्रक्चर बस जान जाओगे जो कणों का अरेंजमेंट होता है उसको स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन जब किसी भी पार्टिकल को काट के जब देखते हैं तो वो उसका टेक्सचर होता है। टेक्सचर हमारा रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है ना, पोरस हो सकता है, ग्लासी हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे थे कहाँ पे, स्ट्रक्चर। हाँ, जो स्ट्रक्चर स्टोन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्टोन का स्ट्रक्चर हमको फ्री क्वार्ट्ज यानी जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो देखने में डेंस होना चाहिए। जो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए देखने में डेंस होना चाहिए तथा स्वतंत्र होना चाहिए। किससे फ्री होना चाहिए, क्लीवेज से, क्रैक से, क्लीवेज क्रैक से फ्री होना चाहिए। ऑन स्ट्रेटिफिकेशन मैंने बताया था कि ये सेडिमेंट्री रॉक जो परतों में अलग होने की टेंडेंसी होती है उसको स्ट्रेटिफाई रॉक या स्ट्रेटिफाई कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जिनमें परत ना दिखे, जिनमें क्रैक्स ना दिखे, या फिर जिनमें फ्री होने चाहिए क्रैक्स से और क्लीवेज से और स्ट्रेटिफिकेशन से। हमें नग नाखों से न दिखने चाहिए, ठीक, फ्री होना चाहिए। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ तो मैंने बताया गुड बिल्डिंग स्टोन का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, 100 मेगापास्कल से कम होना चाहिए, या 100 न्यूटन mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन अभी बाद में पढ़े थे कि 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे उस जो स्टोन होगा वो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन भी 5% से कम होना चाहिए या 5% तक होना चाहिए। इसके बाद हमको देखना है, वेट देखना है, तो उसका लाइट वेट होगा। जो स्टोन लाइट वेटेड होगा उसका यूज हल्की संरचनाओं में करेंगे, जैसे डोम बनाने में ना, आर्च बनाने में, बोल्ट्स बनाने में। लेकिन जो हमारा हैवी वेटेड स्टोन होगा उसका हम लोग हैवी स्ट्रक्चर बनाने में यूज करेंगे। हैवी स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए डैम बनाने में, रिटेनिंग वॉल्स बनाने में, रिटेनिंग वॉल को हार्बर्स बनाने में ना, हार्बर्स बनाने में, यहाँ पे इन जगहों पे करते हैं, यानी हैवी स्ट्रक्चर बनाने में। इसके बाद हम लोग तुरंत आ जाएंगे फायर रेजिस्टेंस के बारे में कि फायर रेजिस्टेंस ये भी तो इसकी क्वालिटी ही है या प्रॉपर्टीज ही है फायर रेजिस्टेंस। तो जो हमारा फायर रेजिस्टेंस होता है ना, फ्री क्वार्ट्स जो सिंगल मतलब जो एक ही से मिलके जुड़ा होता है, यानी फ्री क्वार्ट्स जो एक ही प्रकार से मिलके बना होता है। तो हमारा जो फायर रेजिस्टेंस, अब बात करेंगे फायर रेजिस्टेंस के बारे में। तो फायर रेजिस्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया लाइम स्टोन को। तो हमको पता है कि लाइम स्टोन जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, फायर रेजिस्टेंस कर सकता है, यानी आग सह सकता है। लेकिन इससे ज्यादा होगा 800 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या करता है कि वो CaO तथा CO2 में टूटने लगता है, डिसइंटीग्रेट होना लगता है, यानी परिवर्तित होने लगता है। तो इस प्रकार हर रॉक की अपनी कुछ न कुछ होती है जो कि जितना ही टेम्परेचर वो क्या करता है, सहन कर सकता है या बियर कर सकता है। तो हमारा जैसे हो जाए जितने भी आरजीसीएस रॉक है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आरजीसीएस रॉक क्या है तो इससे पहले आपको वहां पे आरजीसीएस रॉक के बारे में जितने भी आरजीसीएस रॉक होती है उनमें ताप सहने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है आरजीसीएस रॉक में, ठीक। इसके बाद जैसे हमारा बेसाल्ट हो जाएगा ना, उसका जो स्ट्रेंथ होता है बेसाल्ट का सबसे ज्यादा होता है। बेसाल्ट का होता है 3300 से 3850 kg सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको सारे जितने भी हैं, बहुत सारे रॉक हैं, बहुत सारे, सबका याद करना। तो लेकिन हम बता दें कि जितने भी हमारे बिल्डिंग या इंजीनियरिंग वर्क में यूज किए जाते हैं वो जनरली जितने भी स्टोन होते हैं ना उनका जो मतलब क्या होता है, यानी नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। तो सेडिमेंट्री रॉक का जिस प्लेन के लॉन्ग ना फॉर्मेशन होता है उसी को नेचर ऑफ बेड कहते हैं। इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड होता है तो अच्छी तरह से समझा पाते हैं, तो वो तो हम आपको वहां पे समझाएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई स्टोन अगर उसका इस वर्टिकल में उसका इंफॉर्मेशन हुआ तो उसका जो नेचर बेड होगा वो वर्टिकल होगा, यानी नेचर ऑफ बेड होगा उसका वर्टिकल होगा। तो इसमें जानना है कि जो हमारा मेसनरी वर्क है, मेसनरी यानी स्टोन मेसनरी वर्क में जो हमारा नेचर ऑफ बेड होना चाहिए स्टोन के ना, वो हमारा हॉरिजेंटल होना चाहिए,
प्लेन के हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लेकिन जब हम आर्च वर्च बनाएंगे तो उसमें रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए नेचुरल बेड ऑफ स्टोन का। लेकिन जब बनाएंगे तो नेचर बेड ऑफ स्टोन के बारे में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। तो जो इसमें हमारा जो स्टोन मेसनरी वर्क होगा उसमें जो उसका प्लेन होना चाहिए, प्लेन से हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। लेकिन जब आर्च में इसी का यूज करेंगे जब, तो इसमें स्टोन का जो नेचर ऑफ बेड होना चाहिए वो रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन जब इसका बात कॉर्निश में करेंगे, कॉर्निश में यूज करेंगे, तो स्टोन का जो नेचर ऑफ बेड होना चाहिए वो वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ के बाद से हमारा ना स्टोन लगभग खत्म हो गया। स्टोन के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए। उसमें कुछ रह गया, उसको आपको अपने से याद करना होगा कि मतलब जैसे ग्रेनाइट है तो इसका स्ट्रेंथ क्या है। जैसे ग्रेनाइट का 700 से 1350 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से आपका साइनाइट का तो बताएंगे कि साइनाइट भी बिल्कुल ग्रेनाइट की तरह होता है। साइनाइट का या इस ग्रेनाइट का स्पेसिफिक ड्यूरेटिव क्या होता है तो बताओगे स्पेसिफिक ड्यूरेटिव कि जनरली जितने भी रॉक होते हैं उनका स्पेसिफिक ड्यूरेटिव 2.5 से 2.7 या 3.3 तक होता है। तो इसी तरह से इसका होगा 2.5 से 2.75 ना। इसी तरह से बेसाल्ट का पूछ देगा तो 0.3 है इसका स्पेसिफिक ना। लेकिन इसका अगर स्ट्रेंथ पूछेगा तो 3300 से अप्रॉक्स वैल्यू है 3300 टू 3850 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से आपको पूछ देगा सैंडस्टोन का तो 740 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आपसे पूछ देगा स्लेट का, लेटराइट का, तो लेटराइट का सबसे कम है। ठीक, लेटराइट पूछ दिया, उससे भी कम स्टोन हो सकते हैं लेकिन लेटराइट होगा, इसका कम होता है। अब जैसे पूछ देगा नीस का ना, तो नीस का हमारा हो जाएगा 2100 से ऊपर, 2100 से यानी कि 2100 केजी सेंटीमीटर से। यहाँ से हमको आपको याद करना है कि किस रॉक की स्पेसिफिक क्या है और उसका स्ट्रेंथ क्या है। ठीक, इसके बाद हमको सीधे बात करना है यहाँ से शायद पूरा रॉक। हाँ, लेकिन एक पॉइंट और रह जाता है कि आर्टिफिशियल रॉक भी होते हैं जो कि 3 टाइप से होते हैं आर्टिफिशियल रॉक। मंगलुआ कौन सा लिया? अगर पहला आप लोहा ले लिया कि इधर बंदे के लिए है वहीं सुबह वाला तो कभी के लिए कहीं बाद दिन में कर दिया तब कहना ना भाई इसमें कम डाले। ठीक, तो जो हमारा आर्टिफिशियल रॉक है वो बनाया जाता है तो वो 3 टाइप्स होता है। रैंसम हो जाएगा आपका, बिटमन्स हो जाएगा और एक विक्टोरिया हो जाएगा। मतलब इसमें सीमेंट मिला के या फिर बिटमन मिला के ना ऐसे बनाए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल जो बनाए जाते हैं। तो इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके जो स्ट्रेंथ होती है ना वो 350 तक होती है, 350 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। तो यहाँ से हमारा टोटल स्टोन का जितना भी टॉपिक था सब टॉपिक वाइज समझ लिए और क्लियर भी कर लिए। तो एक बार फिर से देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। शुरू में हम लोग जाना था कि स्टोन का यूज पढ़ा था, इसके बाद रॉक मिनरल्स क्या है, रॉक क्या है, स्टोन क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पढ़ने के बाद मिनरल्स का कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं और इग्नेशियस रॉक के मिनरल्स कौन कौन से हैं, सेडिमेंट्री रॉक के मिनरल्स कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्नेशियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इसमें कौन कौन से टाइप है, कौन कौन सी रॉक है ना। इसके बाद इधर केमिकल क्लासिफिकेशन में आर्जिलिशियस, सिलिशियस और कैलकेरियस रॉक। इसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हम लोगों ने फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड, स्ट्रैटिफाई, अनस्ट्रैटिफाई। इसके बाद वहां के बाद से हम लोगों ने पढ़ा था क्वेरी क्या है, क्वेरी शेप क्या होता है, ड्रेसिंग क्या होता है, सीजनिंग क्या होता है ना। इसके बाद क्वेरी में यूज किए जाने वाले जितने भी मैनुअल टूल्स हैं उनके नाम बताए या उनका वर्क क्या क्या है, वहां तक पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्टोन को क्षय करने के कारण क्या मतलब रीजन क्या होता है, स्टोन का क्षय होना या फिर उसके लिए प्रिजर्वेशन क्या हो सकता है, बचाव क्या हो सकता है, उसके बारे में हमने जाना था कि जो क्षय होता है वो अल्टरनेट वेटिंग के कारण होता है ना। इसके बाद टेम्परेचर के कारण होता है, वेजिटेबल्स मैटर्स के कारण होता है, वेजिटेबल्स मैटर्स के कारण होता है। ठीक, इसके बाद भी देखा था लीचिंग के कारण होता है, फ्रस्ट्रेक्शन से होता है। इसके बाद हम लोग सीधे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रिजर्वेशन। तो हम लोग कहते हैं कोल तार का प्रलेप करके या फिर नेप्था सोल्यूशन या सोडा एलम सोल्यूशन फिर ना या पेंट या पॉलिश करके उसको हम लोग वातावरण के प्रभाव से बचा सकते हैं। इसके बाद वहां से आने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था
अब यहाँ से हम लोगों ने टेस्ट के बारे में कुछ जाना था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, शियर स्ट्रेंथ टेस्ट, इसके बाद अट्रीजन टेस्ट, अब्रीजन टेस्ट। इसके बाद वहां से हम लोगों ने ब्लास्टिंग के बारे में जाना था, कैसे क्वेरी करते हैं, मेथड ऑफ क्वेरी के बारे में जाना कि क्वेरी कैसे कैसे करते हैं। तो क्वेरी हम लोग करते हैं 4 प्रकार से, यानी एग्जीक्यूटिव, डिगिंग या एक्सकेवेटिंग, इसके बाद हिटिंग, इसके बाद आ जाएगा हमारा वेड्जिंग, इसके बाद ब्लास्टिंग। तो इन सब विधियों में भी हम लोग पढ़ा था कौन सुराग के लिए कौन सी विधि करते हैं या विधि कैसे करते हैं। ब्लास्टिंग में हम लोग पढ़ा था एक्सप्लोसिव के बारे में, डेटोनेटर क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद ब्लास्टिंग प्रोसीजर के बारे में जाना था कि प्रोसीजर ब्लास्टिंग करने का तरीका क्या होता है, ब्लास्टिंग प्रोसीजर। इसके बाद ब्लास्टिंग में जो यूज करते हैं एक्सप्लोसिव, उस एक्सप्लोसिव किन किन मटेरियल से मिलके बना होता है ना। तो हम लोग ने पढ़ा था ब्लास्टिंग पाउडर के बारे में पढ़ा था, ब्लास्टिंग पाउडर के बाद गन पाउडर के बारे में, ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर के बाद डायनामाइट के बारे में पढ़ा था, ब्लास्टिंग जिलेटाइन के बारे में पढ़ा था, रॉक के बारे में, कार्डाइट के बारे में पढ़ा था, लूथो फैक्टर के बारे में पढ़ा था। वहां से बाद इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ब्लास्टिंग हो गया हमारा, ब्लास्टिंग कर लिए। इसके बाद अब यहाँ पे हमको जानना है टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट पहले ही बता दिया है कि ये टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया, शियर टेस्ट, फ्लेक्सुरल टेस्ट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए इनमें कौन कौन से मशीन का यूज करते हैं ना, इसका IS कोड क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था। इसके बाद जितने भी रॉक है उनका गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए मतलब प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब या देखने में कैसा लगता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए ना, हैवी वेट मतलब लाइट वेटेड है या हैवी वेटेड है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, किस कार वर्क के लिए करते हैं, इतने हम लोग में खत्म कर। इसके बाद हम लोग जाना आर्टिफिशियल रॉक, आर्टिफिशियल स्टोन भी होता है जो स्टोन को बनाया जाता है। यहाँ से हमारा स्टोन खत्म होता है। अब सीधे हम लोग चलेंगे, कभी बात करेंगे ब्रिक के बारे में। ठीक, ब्रिक स्टोन पढ़ लिया, अब इसके बाद ब्रिक के बारे में। तो ब्रिक के बारे में क्या क्या पढ़ना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिक है, तो इसका लाभ क्या है, इससे हानि क्या है ना, ब्रिक का साइज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो उसका साइज, ब्रिक का साइज, इसके बाद कैसे ब्रिक प्राप्त होती है ना, ब्रिक अर्थ क्या होता है, ब्रिक में कौन कौन से ग्रेडियंट्स पाए जाते हैं, ब्रिक अर्थ